वॉइस अब आ रही है सबको क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने आपसे थोड़ा डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन अबाउट द कोर्स, और डिफरेंट हमने आपको मुतालिक बताया था कि किस तरीके से इसके असाइनमेंट्स और दीगर चीज़ें, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और OBE की स्कीम और CLOs की अचीवमेंट किस तरीके से होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि पेट्रोकेमिकल के बेसिक्स क्या है, मीन्स कि हम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे पेट्रोकेमिकल को, फिर उसके बाद हम फीडस्टॉक की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाने से पहले, जैसे कि आपने लेक्चर प्लान अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो, तो स्टार्ट में पहले हाइड्रोकार्बन की हिस्ट्री, दैन फिर वो आगे जाके उसकी मैन्युफैक्चरिंग और तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो हम इधर यहाँ पे सॉरी, एक डिनाई हो गया मुझसे, अब दोबारा एडमिट हो गए क्लास में। अच्छा, अब यहाँ पे आज अपलोड हो नहीं रहा मेरे पास से, रीज़न क्या है समझ मुझे नहीं आ रहा। हो सकता है मे बी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी ना हो कि वो अपलोड कर पा रहा हो। जो प्रेजेंटर अलाउ का रखा हुआ है उसके पीछे रीज़न यही है कि अमूमी तौर पे या फिर स्टार्ट में स्टूडेंट कनेक्ट करके छोड़ देते हैं या चले जाते हैं, या फिर वो फिर एंड में आ रहे होते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में 15 मिनट्स के अंदर आ जाएगा, क्लास में सिर्फ वो अलाउड है, उसके बाद फिर बाकी स्टूडेंट अलाउ नहीं होंगे, उनकी एब्सेंट मार्क होगी। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे, जरा तो नहीं हो गया। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एज पर द लेक्चर प्लान के बेसिक्स ऑफ पेट्रोकेमिकल के बाद हमारे पास हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, उनकी अवेलेबिलिटी, दैन इससे बनने वाले डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो फीड स्ट्रोक हैं वो किस तरीके से डेवलप होते हैं, बनते किस तरीके से हैं, उसके मुतालिक हमें स्टडी करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात आती है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल की हमें इंट्रोडक्शन देखनी, तो पेट्रोकेमिकल इटसेल्फ बिल्डिंग ब्लॉक होता है पॉलीमेरिक मटेरियल के लिए। तो अब लाजमी सी बात है, पॉलीमेरिक मटेरियल का जब बिल्डिंग ब्लॉक है तो पेट्रोकेमिकल के मुतालिक पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि पेट्रोकेमिकल का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा। तो पेट्रोकेमिकल बेसिकली जितने भी हैं उनकी जो बेस होती है या बैकबोन कह सकते हो, वो आपके पास हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब वो अरेंज डिफरेंट स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, उनकी स्टीरियोलॉजी, उनकी अरेंजमेंट और उनके तमाम की तमाम जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर ये है कि उनके अंदर हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है। अब सबसे सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है जो कि एग्जिस्ट करता है, जो कि आपके पास पेट्रोकेमिकल ही स्ट्रीम कहलाती है, वो है आपके पास मीथेन, CH4। सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है,
जो कि नेचुरल गैस का एक मेजर कंटेंट है। 95 टू 98% तक मीथेन होती है अमूमी तौर पर नेचुरल गैस के अंदर। तो ये सबसे मेजर कंटेंट होता है। इसके अलावा अमूमी तौर पे तो हम यही कहते हैं कि CH4 एक नेचुरल CH4 जो है वो नेचुरल गैस है। लेकिन जब प्योरली नेचुरल गैस को जब आप एनालाइज करोगे तो उसके अंदर और भी कंटेंट होंगे जिसे हम इम्प्योरिटीज कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोकार्बन है बेसिकली यही रीज़न बनते हैं पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक के कॉम्प्लेक्स होने का या सिंपलेस्ट होने का या सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करने का। तो अब ये हाइड्रोकार्बन इटसेल्फ अगर अब देखा जाए तो इन हाइड्रोकार्बन की ओरिजिनेशन कहाँ से हुई, ये बने किस तरीके से, और इनकी क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है। अच्छा, अब ओरिजिनेशन की बात करें तो ओरिजिनेशन के मुतालिक डिफरेंट अप्रोच आपने शायद पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर पढ़ा होगा कि किस तरीके से ये क्रूड ऑयल डेवलप होता है। इसको जब एनालाइज करते हैं तो हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप्स आते हैं। एक तो आपके पास आता है फॉर्मेशन स्टेप, एक इसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेप और एक फाइनल स्टेप होता है। तो इंटरमीडिएट स्टेप जो है सबसे पहले हम फाइनल स्टेप के मुतालिक पढ़ते हैं। फाइनल स्टेप में क्या होता है, जो आपके पास अर्थ क्रस्ट के अंदर या आपके इक्वेटिक लाइफ के अंदर जो डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली एक दफा एडमिट होके फिर बार बार छोड़ के क्यों जा रहे हैं। एक मिनट रुको यार, मैं थोड़ी सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं, वरना ये डिस्टर्बेंस ही रहेगी।
क्या सेटिंग करने की। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेप्स या प्रोसीजर मौजूद हैं जो कि हाइड्रोकार्बन के डेवलपमेंट का रीज़न बनते हैं। और ये इसमें क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहले जैसे आपने अभी जिक्र किया कि इसमें बेसिकली जो सबसे पहला स्टेप आता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ क्रस्ट में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपके पास बेसिकली सोर्स होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन का। अब वो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि डिफरेंट कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, या वो अपने मतलब के लाइफ कंडीशन के अंदर या फिर वो अपनी डेथ कंडीशन के अंदर डिफरेंट कंडीशन से गुजरने के बाद आपके पास कुछ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि आगे रीजन बन रहे होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन की एक स्प्रिंग या हाइड्रोकार्बन के बेस बनने का। तो यहाँ पर जो आपके पास नजर आ रहा है प्लैंक्टन, बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा छोटे, कहना चाहिए कि आपके पास ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक्वेटिक लाइफ के अंदर पाए जा रहे होते हैं। वो जो है वो कैरोजिन बेसिकली है उसकी इंटरमीडिएट फॉर्म कह सकते हैं आपके हाइड्रोकार्बन की, तो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। रीजन बेसिकली क्या होता है डिफरेंट, कि वो बेसिकली फेस कर रहे होते हैं डिफरेंट कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और उसके अंदर कंडीशन हो सकती हैं, उसकी वजह से वो अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे होते हैं। और इन शॉर्ट अगर देखा जाए, अगर हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी ऑब्जर्व करते हैं, आपने जितने भी कोयले की ऑब्जर्वेशन देखी होगी मैन्युफैक्चरिंग की या उसके डेवलपमेंट की या ओरिजिनेशन की, जिसमें बेसिकली यही होता है कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन या हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो अगर उसको फॉर द लॉन्ग टाइम आप उसको प्रेशर एंड टेम्परेचर मेंटेन करके रखो तो वो हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट होता है, या उसको हम कह सकते हैं वो कोल फॉर्म मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पर भी वही स्कीम अप्लाई हो रही है, उसी के अकॉर्डिंगली ये ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो कि नेक्स्ट स्टेप होता है वो इंटरमीडिएट में बेसिकली क्या है, पहली चीज ये स्टेप जो है आपके पास प्रोलॉन्ग टाइम तक नहीं रहता। ये इंटरमीडिएट शॉर्ट टाइम प्रोसेस है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का एक हिस्सा है, जिसमें आपके पास जो माइक्रो जो कैलोजन तक जो आपके पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचे हैं, अब उसके अंदर मजीद चेंजेस आ रही होती हैं। अब कोई स्टूडेंट अलाउड नहीं है क्लास में इंटर होने के लिए। अब कोई आएगा तो मैं उसको डिक्लाइन करूंगा। 20 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई किक आउट कर रहा है? क्या हो रहा है? क्यों आप लोग बार बार क्लास छोड़ के जा रहे हो? मुझे टेक्स्ट करके यहाँ पे बताओ। मैंने माइक इसलिए बंद किया हुआ है कि शोर शराबा करते हो। लास्ट टाइम भी मैं कह के थक गया, हर कोई माइक म्यूट नहीं कर रहा था। और उसके बाद यहाँ पे हर कोई दूसरा स्टूडेंट जो है यहाँ पर फिर क्लास से आउट हो रहा है, क्लास में इन हो रहा है। तफरी लगी हुई है क्या? अच्छा जनाब, तो हम बात ये कर रहे थे कि कैरोजन फॉर्मेशन किस तरीके से होगी, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। और शायद हो सकता है आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में रिफाइनरी के अंदर हाइड्रोकार्बन के ओरिजिनेशन और फॉर्मेशन के मुतालिक जब आपने पढ़ा होगा। अब बेसिकली इस स्टेप में होता क्या है कि हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की मदद से कुछ केमिकल उनके अंदर रीअरेंजमेंट होती है, चेंजेस आती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो आपके पास जो वो ऑर्गेनिक मैटर हो, और ये बेसिकली होता है काफी डार्क इन कलर। अच्छा जी, अब
यहीं पर क्या होता है, जो आपके पास प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि अपने उन तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म को हमने इनिशियली बताया कि फर्स्ट स्टेप में एक स्पेसिफिक कंट्रोल टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर रहने की वजह से वो कैरोजिन के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और वही कैरोजिन में अब जब वो प्रिजर्व रहते हैं, प्रिजर्व रहने के लिए यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। अब कोई भी आपके पास कैरोजिन मटेरियल है जो प्रिजर्व होता है, दो कंटेनर हो सकते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है परमिएबल, एक होता है नॉन परमिएबल कंटेनर। या नॉन परमिएबल रॉक अमूमी तौर पे कहते हैं, या परमिएबल रॉक कहते हैं। परमेबल रॉक्स क्या होती हैं? वो रॉक्स जो कि आपके पास कैरोजिन मटेरियल को परमिएट कर सकते हो, मतलब आगे मूव करवा सकती हो, उनको हम कहते हैं परमिएबल रॉक। और नॉन परमिएबल रॉक वो होती हैं जो कि कैरोजिन मटेरियल को आगे मूव ना करवा सके, उसे हम कहते हैं नॉन परमिएबल रॉक। तो परमिएबल रॉक्स बेसिकली रीजन बनती हैं कि जो आपके पास थिकी डार्क कलर का जो कंपाउंड डेवलप हुआ है ऑर्गेनिक बेस, वो उसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर मूव कर सकते विद ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस या इंक्लाइनेशन, या वो अपना पाथ जिस तरीके से लिक्विड अमूमी तौर पर अपना पाथ खुद ही डेवलप कर लेते हैं, बिल्कुल उसी मैकेनिज्म के थ्रू वो भी अपना पाथ डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में होता है जहाँ पे परमिएबल रिजर्वायर मौजूद हो या परमिएबल रॉक के अंदर मटेरियल आपका एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब कैरोजिन परमिएबल रॉक के अंदर हो। अगर कैरोजिन नॉन परमिएबल रॉक के अंदर अवेलेबल होगा या डेवलप होगा, तो वहां पर कैरोजिन एक स्पेसिफिक एक रिजर्वायर सा बना लेगा, या जिसे आप कह सकते हो बहुत परेशानी है। अच्छा, अब यहाँ पर कोई भी प्रोसेस हो, परमेबल रिजर्वायर का हो या नॉन परमेबल रिजर्वायर का हो, होता दोनों के अंदर चेंजेस वही हैं जो कि एक स्टैंडर्ड है, लेकिन एक के अंदर मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, दूसरे के अंदर मोबिलिटी मुश्किल होती है। तो इसका जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है वो आप जरा पढ़ें। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज, बायोजेनिक मीथेन इज द ओनली हाइड्रोकार्बन जनरेटेड इन द कमर्शियल क्वांटिटी। The production of biogenic methane gas is a part of the process of the decomposition of organic matter carried out by the anaerobic microorganism, those capable of the living in the absence of the free oxygen. देखिए यहाँ पे इन दो पॉइंट के अंदर इन्होंने एक तो मीथेन के मुतालिक बताया है, और दूसरा ये बता रहे हैं कि मीथेन एक वो वाहिद गैस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से डेवलप हो सकती है, और खैर इसके अलावा और भी डिफरेंट गैसेस डेवलप हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लेकिन उनके लिए हमें फिर डिफरेंट टाइम के एंजाइम सेलेक्ट करने पड़ते हैं। मीथेन डायरेक्टली प्रोड्यूस हो सकती है बगैर किसी स्पेसिफिक सेलेक्टेड एंजाइम के, नेचुरल कंडीशन के अंदर भी मीथेन गैस को हम डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कोई सेलेक्ट नहीं करना पड़ता एंजाइम। इसका मकसद ये है जब अंडरग्राउंड आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म या आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल या प्लांट रेसिड्यू या आपके पास कोई और एनिमल वेस्ट मटेरियल या खुद इटसेल्फ एनिमल, अगर वो स्पेसिफिक कंट्रोल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में होगा, तो एट दी एंड जब आपके पास फिनिश प्रोडक्ट उससे बन रही होगी, वो आपके पास सबसे पहले तो मीथेन गैस डेवलप होगी। इसके अलावा आपके पास बहुत स्टिकी टाइप डार्क कलर का आपके पास कंपाउंड आ जाएगा जिसे हम हाइड्रोकार्बन, आपको उसके डिफरेंट नेम्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कैरोजिन इंटरमीडिएट के अंदर ये चेंजेस आ रही है। आपके पास एक आखिरी स्टेप है जिसे हम कहते हैं मैच्योर स्टेप। यहाँ पर आपका हाइड्रोकार्बन एक स्टेबलाइज कंडीशन में आता है, और यही वो कंडीशन है जो कि आपके पास हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है, हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को मतलब कि फिक्स करती है कि उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आ रही होगी। आज तो मैं सबको लॉबी के अंदर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन कल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज़ कल से थोड़ा
हाँ, कल से तो मुराद याद आया कि आपकी जो कल की क्लास है वो आज 2 बजे होगी। अब डेली 11 बजे वाली क्लास मंडे को 2 बजे ही होगी। तो मंडे को दोनों लेक्चर मेरे हैं और ट्यूसडे को फिर सत्तार साहब आपके मेरा वाला लेक्चर वो ले लेंगे, अपना कोर्स उसमें वो कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेच्योर स्टेज के अंदर बेसिकली क्या है, तो इसके बुलेट पॉइंट हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो इसकी थ्योरी है वो आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि डिफरेंट डेप्थ के ऊपर जो आपके पास और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या आपके पास हाइड्रोकार्बन की फीड स्ट्रोक है उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही होती हैं और किस डेप्थ के ऊपर क्या टेम्परेचर वो अटेन करके और क्या फॉर्म वो बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 4880 मीटर्स मैक्सिमम पर जो आपके पास टेम्परेचर अगर एक्सेप्टेबल हो 65 टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक रीजन डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं ऑयल विंडो। ऑयल विंडो क्यों कहा जा रहा होता है, क्योंकि ये वो फेज होता है या ये वो रिजर्वायर होता है अंडरग्राउंड जिसके अंदर आपके पास क्रूड के अलावा डिफरेंट टाइप की उससे एसोसिएटेड प्रोडक्ट भी डेवलप हो रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जितने ज़्यादा टेम्परेचर की कंडीशन इससे ज़्यादा और हाई होती है, अगर अंडरग्राउंड मटेरियल की हाई होती जाएगी, मतलब 150 से अगर अबव होती है, फॉर सपोज अगर अबव होती है, तो ऑयल विंडो के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ इसको कहना चाहिए गैसेस, जिसे आप नेचुरल गैस वगैरह कह रहे हो, वो एक्सीड करती चली जाएगी और आपके जो परमेबल या नॉन परमेबल रॉक की जो रिजर्वायर्स हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको मूव करवाएंगे या फिर वो आपकी बेसिकली गैस स्ट्रीम आइडेंटिफाई या डिफाइंड हो जाएगी। बेसिकली ऑयल विंडो रीजन बनता है आगे प्रोपिगेट करने का, जो आपका फ्लूइड डेवलप हुआ है कैरोजिन तक, आपके जो इनिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैरोजिन एंड कैरोजिन से मैच्योर स्टेज पे आने तक, तो यहाँ पर वो बेसिकली इस स्पेसिफिक कंडीशन पे आ चुका होता है कि वो मजीद अपने अंदर कोई मजीद चेंजेस नहीं लेके आ रहा होता और वो अपने आप को एक स्टैग्नेंट और एक स्टेबलाइज कंडीशन के अंदर ले आता है और उसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज मेंटेन हो चुकी होती है। तो बिफोर दिस स्टेज जो आपके पास रॉक फ्लूइड है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी पैरामेट्रिक कंडीशन की वजह से वो अपने अंदर अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है जी। सही है जी। अच्छा, अब अच्छा अब यहाँ पर मेच्योर स्टेज की अगर बात करते हैं, ऊपर आपके पास एक बुलेट पॉइंट में सबसे इसका अखज लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ द मेच्योर स्टेज below about 4800 meters depending on the geothermal gradient kerosene become condensed in the structure and chemically stable. In this environment crude oil is no longer stable and the maintain hydrocarbon product and a dry thermal methane gas। ठीक है जी। आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, हालांकि मैंने अभी सेटिंग चेंज की है उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम आ रही है। वल्लाह आलम, किसी से सीखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये तो था थोड़ा सा आपके पास हाइड्रोकार्बन के ओरिजिनेशन वो किस तरीके से ओरिजिनेट करते हैं, किस तरीके से उनकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन हमारे पास अर्थ क्रस्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिक 3-4 सोर्सेज आती हैं हाइड्रोकार्बन की। सबसे पहली सोर्स जो है आपके पास वो कोल है जो कि नेचुरली अवेलेबल है। दूसरा जो आपके पास क्रूड ऑयल है जिसकी अभी आपने फॉर्मेशन ऑब्जर्व की है, प्रीवियसली अभी आपको बताई गई है। तीसरी जो आ रही है वो नेचुरल गैस है जो कि इट्सेल्फ क्रूड ऑयल से ही कनेक्टेड है। और जो आपके पास चौथी है वो बायोमास है जो का एक सबसे मेजर मटीरियल जो कि हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है, जिसमें इसका रेसिड्यू भी हो सकता है, में भी हो सकता है और अमूमी
कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बजाय बायोमास रिन्यूएबल एनर्जी है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, क्योंकि कचरे के तौर पर ऐसे फेंक दिया जाता है, इसी को प्रोसेस करते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास 4 हाइड्रोकार्बन, जिससे हाइड्रोकार्बन को हम एक्सट्रैक्ट करके कोई भी स्पेसिफिक डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है जी। अच्छा, अब टिपिकल फीड स्टॉक आपके जो पेट्रोकेमिकल के हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे पहले आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास एक होता है लाइट, मीडियम और हैवी, और इसको मजीद आगे क्लासीफाई किया जाएगा। लाइट, मीडियम और हैवी 3 डिफरेंट टाइप के आपके टिपिकल फीड स्टॉक होते हैं। सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व कर लें, टिपिकल पेट्रोकेमिकल प्रोसेस इंक्लूड, यहाँ पे आपके पास 5 पॉइंट लिखे हैं। C1 कंपाउंड जैसे मीथेन और सिंथेसिस गैस है, C2 कंपाउंड इथाइलिन और एसिटाइलिन, C3 कंपाउंड प्रोपाइलिन, C4 कंपाउंड ब्यूटेन एंड ब्यूटीन्स, एंड नंबर लास्ट है एरोमेटिक कंपाउंड, हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो अब इसकी टाइप्स की तरफ जब अगर हम जाते हैं, ये हमारे पास 3 बेसिक इसकी क्लासिफिकेशन है या टाइप्स है, लाइट पेट्रोकेमिकल, मीडियम पेट्रोकेमिकल एंड हैवी पेट्रोकेमिकल। तो लाइट पेट्रोकेमिकल क्या होते हैं? लाइट पेट्रोकेमिकल को सबसे आसान तरीन अल्फाज में हम ये कह सकते हैं जिसमें कार्बन की नंबर्स ऑफ कार्बन है नॉट मोर देन 3 हो, से हम लाइट पेट्रोकेमिकल कह सकते हैं, लाइट पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक कह सकते हैं। मीडियम कौन से पेट्रोकेमिकल होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको बताया जाए तो सिंपलेस्ट मीडियम आपके पास कहलाते हैं 6 to 12 कार्बन एटम जिनके अंदर अवेलेबल होते हैं, उनको हम मीडियम पेट्रोकेमिकल कहते हैं। और मैक्सिमम आपके पास अगर देखा जाए तो ग्लूकोज या फिर आपके पास शुगर वगैरह इसी की कंडीशन के अंदर आ रही होती है, गैसोलीन और डिफरेंट टाइप के आपके पास और भी फ्यूल्स हैं जो कि मीडियम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट के अंदर उसको हम काउंट कर रहे होते हैं। जो आपके पास लास्ट है, लास्ट के अंदर जो हैवी पेट्रोकेमिकल मटेरियल्स के अंदर आता है वो मैक्सिमम कार्बन जो 18 कार्बन अगर होगा तो उसको हम कहेंगे हैवी पेट्रोकेमिकल। और इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट हैवी पेट्रोकेमिकल का होगा वो 570 से 750 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का हो सकता है। ठीक है, अब इनकी ओरिजिनेशन और इनकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, ये एक बहुत ज़्यादा डिटेल बात है क्योंकि हमें हर एक की ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। जैसे कि C1 और लाइट और मीडियम की तो अमूमी तौर पे आपने फॉर्मेशन या उसकी सेपरेशन, क्योंकि सबके सब तो आपके पास फ्रूट के अंदर मौजूद है। अब फ्रूट से उसको निकालना है अपने डिजायर्ड पेट्रोकेमिकल एंड को, जो कि आपको आगे प्रोसेस के लिए यूज़ करना है। इसका मेजर पोर्शन तो आप पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, हम उसके तरफ नहीं जाएंगे। हम जो उससे रेलेवेंट है मेजर चीज़ें हम उसको अब देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर है प्रोसेस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इटसेल्फ क्या होती है? टोपोलॉजी कहते हैं द वे इन विच द कंटेंट are interrelated or arranged to form a specific desirable product। मतलब कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हो और उस प्रोसेस की मदद से या नंबर ऑफ प्रोसेस जो कि आपस में इंटर ऑफ कनेक्टेड हैं और उनके आपस में इंटरकनेक्शन एट द एंड आपको एक फ्रूटफुल प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, इसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। अब यहाँ पर प्रोसेस टोपोलॉजी तकरीबन हर पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग के लिए तकरीबन सबकी एक जैसी ही रहती है, डिफरेंट नहीं होती, क्योंकि जितने भी आपके पास प्रोसेस हैं सब में आपको रिएक्टर और सेपरेटर भी रिक्वायर्ड है। इसी तरह और भी डिफरेंट आपके पास इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हमें डिफरेंट कंटेंट होता है टोपोलॉजी का, और उसकी सिलेक्शन काफ़ी मैटर करती है कि आपको किस टाइप करना है।
तो उस टाइप का आपको सेपरेटर को चूज करना पड़ेगा। उसी तरह रिएक्टर कंडीशन या टाइप ऑफ द रिएक्टर को भी आपने सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अमूमी तौर पे जो रिएक्टर इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक प्रोडक्शन के लिए, अगर आपके पास रेजिन डेवलपमेंट हो रही है तो अमूमी तौर पे जो हमारा रिएक्टर होगा वो CSTR होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके पास गैसियस फॉर्म में हो या लिक्विफाई फॉर्म में हो, तो आपके पास कंटिन्यूस रिएक्टर या बेड रिएक्टर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बाय ऑब्जर्वेशन बात कह रहा हूँ, और एक दो डिफरेंट कहना चाहिए क्या कि वेबसाइट पे स्क्रॉलिंग के दौरान ये स्टडी किया था, तो ये चीज़ अंदाज़ा हुआ। तो आपको बुक्स के अंदर भी इसी तरह की चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पर एज एन इंजीनियर आपको रिएक्टर सिलेक्शन के साथ साथ जब आप रिएक्टर को स्पेसिफिकली सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें किस प्रोसेस के लिए कौन सा रिएक्टर रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड है, तो यहाँ पे एक और मैटर भी इशू आता है जो कि आपके प्रोडक्शन की स्ट्रीम को काफ़ी हर्डल क्रिएट कर सकता है या प्रॉब्लम ला सकता है, जिसमें सबसे बड़ा सबसे मेजर जो मसला होता है वो मटेरियल ऑफ द रिएक्टर है कि आपने किस टाइप के मटेरियल को सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रिएक्टर की डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि यही मटेरियल आपके रॉ मटेरियल के साथ इंटैक्ट कांटेक्ट में होगा, और अगर वो आपस में कंपैटिबल नहीं होंगे तो वो डिजायर्ड प्रोडक्ट तक जाने के बजाय वो अनडिजायर्ड रिएक्शन करेंगे और आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन आपने इस्तेमाल किया और वो कास्ट आयरन बेसिकली एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा था प्रोसेस के लिए, और एट द एंड आपके पास फिनिश गुड जो आ रहा था वो आपका डिजायर्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में आपका लॉस ही लॉस है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब भी आप कोई रिएक्टर की सिलेक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले आप जो आपका फीड स्टॉक है उसकी कंपैटिबिलिटी रिएक्टर की कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ आप जज कर लो, और उसके बाद टाइप ऑफ द रिएक्टर की तरफ मूव करते हैं कि किस टाइप का हमें उससे रिएक्टर डेवलप करना है। ठीक है जी। दूसरा आपके पास जो मेजर एक कहना चाहिए कि पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है रिएक्टर टू इटसेल्फ, वो आपका उसके बगैर तो चारा ही नहीं है कि वो आपके पास एक फिनिश गुड बनाने में या रॉ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या रॉ फॉर्म में आपको एक प्रोडक्ट देता है बना के। तो अब यहाँ से रिएक्टर से जितना भी आपके पास स्ट्रीम आता है, जो भी आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है, वो आपका जाएगा सेपरेटर के अंदर। अब सेपरेटर डिफरेंट हो सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप डिफरेंट सेपरेशन प्रोसेसेस यूज कर सकते हैं। आपने आई थिंक प्रीवियस सेमेस्टर में सेपरेशन प्रोसेस का कोर्स पढ़ा है, जिसमें एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, डिस्टिलेशन, लिक्विड लिपिड एक्सट्रैक्शन, लीचिंग, इनमें से कोई भी एक प्रोसेस को एडॉप्ट किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। वो आप मिक्सचर अपना देखोगे जो कि आपके पास रिएक्टर से आपके पास मिक्स स्ट्रीम आ रही है, तो उनमें से जो आपके पास जो डिजायर्ड कंटेंट है जिसको आपने रिमूव करवाना है, उसके लिए कौन सा सबसे बेहतर प्रोसेस होगा सेपरेशन का, तो वो आप उस प्रोसेस को यूज करते हुए अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट की तरफ लेके आओगे। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ पर प्रोसेस पाथवे या सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस डिफाइन करना, ये अब ऑप्टिमाइजेशन की बात है कि अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हो। ये एक ही मसला या अल्लाह, बहुत प्रॉब्लम होगी।
अच्छा, अब यहाँ पे प्रोसेस इन शॉर्ट ये अगर कहें हम कि रिएक्टेंट आप डिफाइन करते हैं आपका पाथ क्या होगा, और एट द एंड आप किस स्ट्रीम की तरफ मूव करोगे, और आपके पास फिनिश गुड जो आएगा, आपका जो प्रोडक्ट आएगा, वो किस कंडीशन में आएगा। आई थिंक ये प्रैंक चल रहा है, जैसे मैं इनको एडमिट करता हूँ ये छोड़ देते हैं, मतलब ये छोड़ के चले जाते हैं। ये देखिए, खैर अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मौजूद है। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो एक ही प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, फिनॉल। अब फिनॉल को डेवलप करने के ये 3 डिफरेंट प्रोसेस मौजूद है। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, इसके अलावा फिर आपके पास एक जो है क्यूमिन के थ्रू पर ऑक्सीडेशन ऑफ द क्यूमिन। इन 3 स्टेप के थ्रू आप फिनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हो। अब एज ए केमिकल इंजीनियर या प्रोसेस इंजीनियर ये हमारा रोल होता है या हमारा टास्क है कि हम ये देखें कि तीनों में से कौन सा प्रोसेस ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करेगा और बहुत ज़्यादा। अब तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर ऑब्जर्व किया जाता है वो किया जाता है इको फ्रेंडली। इसके मतलब कि एट दी एंड रॉ मटेरियल या आपके पास जो अगर इनमें से कोई ऐसी स्ट्रीम प्रोड्यूस हो या एज अ बाय प्रोडक्ट जो कि हैजर्डियस हो, तो हम उसको रिड्यूस करेंगे या ऑप्टिमाइज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है एज अ केमिकल इंजीनियर के पाथ पे सिलेक्शन। रिएक्शन के लिए आपको रास्ता चूज करना है कि आपने किस रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करते हुए आपने अपना फिनिश गुड डेवलप करना है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है प्योरली आपके रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि जिस आप लोकेलिटी में रहते हो वहाँ पर आपका रॉ मटेरियल कौन सा अवेलेबल है। जो रॉ मटेरियल आपके पास काफ़ी क्वांटिटी के अंदर मौजूद होगा, अगर उनमें से कोई भी एक कंटेंट काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद है तो आप उस प्रोसेस पाथवे को सेलेक्ट करोगे। और अगर ऐसी कंडीशन हो कि आपके पास रॉ मटेरियल किसी का भी मौजूद ना हो, तो फिर आप उसमें फिर यूटिलिटी को एनालाइज करते हुए अपना पाथवे सेलेक्ट करोगे कि अगर उसके अंदर यूटिलिटी कौन सी सबसे किस रीजन के अंदर, या यूटिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है, या जिसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट या ये कहना चाहिए कि बहुत लो कॉस्ट कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा हो। तो इस टाइप के प्रोसेसेस को फिर हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम या कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं हम फिर उसको एलिमिनेट करना पड़ता है या ऑब्सोल्यूट करना पड़ता है, या हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब यहाँ पर ये वही बात पुरानी आपको अभी बताई कि कॉम्प्लेक्सिटी अगर पाथवे के अंदर आएगी तो आपके पास उसको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी तकरीबन हर एक प्रोसेस की, जैसे कि हमने अभी 3 आपको पीछे एग्जाम्पल के तौर पे 3 बताए, तो अगर तीनों की अगर कॉम्प्लेक्सिटी अगर एक ही लेवल की मौजूद है तो फिर आपके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हो जाएगा कि उसको सबसे पहले रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और सिंपलेस्ट एंड यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली इसको एनालाइज करोगे। तो जो ज़्यादा उनमें अवेलेबल होगा फिर हम उसको चूज कर लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ पेट्रोकेमिकल मौजूद हैं जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आ रहे होते हैं। आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो, हर एक को तो मेरा ख्याल है कि रीड करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल गैस से जो आपके पास पेट्रोकेम प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, जिसमें एसिटिक एसिड है, मिथेनॉल है, फॉर्मल्डिहाइड है, सन गैस है। बोलो, अभी तो ऐड किया था इन्हें, फिर ये क्या हुआ है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट आपके पेट्रोकेमिकल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, जिसमें से अब सबको तो हम स्टडी नहीं करेंगे और सबकी मैन्युफैक्चरिंग ना पढ़ पाएंगे। इसमें से कुछ जो मेजर हैं जो कि इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं इंडस्ट्री में,
उनको ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली पेट्रोकेमिकल जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, उसका जो एंड यूज़र है बेसिकली आपके पास इंडस्ट्री ही होती है। डायरेक्टली हम उसके एंड यूज़र नहीं हैं। पेट्रोकेमिकल को यूटिलाइज़ करते हुए फिर जो प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, वो हमारे तक पहुँच रही होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं और इसके एंड यूजेस क्या होते हैं। जैसे कि अभी आपसे बात हुई कि इसका जो एंड यूजर है वो तो इंडस्ट्री है, या हम कह सकते हैं उसे इंटरमीडिएट यूजर, और एट द एंड फिर एंड यूजर हम तक ही वो प्रोडक्ट आता है, लेकिन बीच में वो इंटरमीडिएट स्टेप से गुजरता हुआ आता है। तो यहाँ पर ऑयल एंड गैस से डिफरेंट आपके पास स्ट्रीम निकल आए, और स्ट्रीम को डिफरेंट बेसिक केमिकल इंडस्ट्रीज ने यूटिलाइज किया। यूटिलाइज करने के बाद कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स डेवलप किए, जैसे कि स्टाइलिन है, थाइलिन ग्लाइकोल है, आइसोब्यूटाइन है, एथ्रेलोनाइट्राइल है, ग्लिसरीन एंड मैनी अदर्स। अब ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट, अब ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज इसको यूज कर सकती हैं। जैसे इंडस्ट्रियल पेंट एंड कोट, एक्सप्लोसिव रेजन्स, फॉर्म एंड डाई, एडहेसिव प्लास्टिक, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज इस प्रोडक्ट को इनके प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके एट द एंड आपके पास फिनिश गुड के फॉर्म में भेज सकती है। जैसे कि अमूमी तौर पे डिफरेंट आपके पास पैकिंग मटेरियल, या आपके पास प्लास्टिक मटेरियल, या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर जो अमूमी तौर पे डिफरेंट टाइप के रेजन्स होते हैं, या कहना चाहिए सर्फेक्टेंट्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक बेस भी होते हैं, पेट्रोकेमिकल बेस जिसे हम कह रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास फर्नीचर की अगर बात करें तो उसकी लैमिनेटेड शीट्स जो होती हैं वो खुद इटसेल्फ पेट्रोकेमिकल मटेरियल है। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट टाइप के क्लोथिंग भी है जो कि आपके पेट्रोकेमिकल मटेरियल के अंदर आती है, कि एट द एंड आउटपुट पे आपके पास वही प्रोडक्ट आता है। जैसे कि गैट्रॉन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो पॉलिस्टर यार्न डेवलप कर रहे हैं, और पॉलिस्टर यार्न से फिर एट द एंड आपके पास क्लोथ ही बनाए जा रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये है कुछ आपके पास इनिशियल आपके पास ऑयल से प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और एंड यूजर तक आती है। बीच में दो आपके पास इंटरमीडिएट यूजर्स आ सकते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और एट द एंड आपके पास प्रोडक्ट वो आएगी जो आप यूज कर सकते हो। अब कुछ हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोकेमिकल मटेरियल्स के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे। डिफरेंट आपके पास नज़र आने वाली चीज़ें मौजूद हैं, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि होम इक्विपमेंट की अगर होम ऑफिस की बात करते हैं तो कंप्यूटर इक्विपमेंट है, फ्लोर है, चेयर है, फ़ोन है, इसी तरह डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और वो पेट्रोकेमिकल से ही डेवलप होते हैं, और वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे बाय द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट आपके पास प्रोसेस और डेवलपमेंट आ रही है प्रोसेस की, तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट जो ह्यूमन कांटेक्ट के साथ कोई इशू क्रिएट करते हैं, हेल्थ कंसर्न जिनके अंदर होता है, तो उन प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जा रहा है ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो कि हेल्थ ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी हद तक कहना चाहिए कि काफ़ी हेल्पफुल हो ऑन कुछ प्रोडक्ट। अच्छा जी। अच्छा जी, अब पेट्रोकेमिकल मार्केट की अगर बात करें, ये लाजमी सी बात है, जब ये प्रोडक्ट बनते हैं तो ये किन किन, इसका शेयर कितना है ओवरऑल मार्केट के अंदर। क्योंकि एक बात ये कही जाती है कि सिर्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वाहिद अगर किसी कंपनी में हो तो उसके अंदर इतनी टेंडेंसी, इतनी पोटेंसी है कि उस कंट्री के जीडीपी को वो इन्हांस कर सके, बूस्ट कर सके। क्योंकि पेट्रोकेमिकल खुद एक ऐसे कंपनी है जिससे आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को डेवलप करवा सकते हो, और काफ़ी हद तक ये जीडीपी पे हेल्पफुल हो सकती है। और ये कहा जाता है कि अगर किसी कंपनी के बाद कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना हो, तो अगर वहाँ पे कोई पेट्रोकेमिकल प्लांट
आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो डिफरेंट आपके पास केमिकल्स हैं या जो हाइड्रोकार्बन हैं वो किन किन फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। 39% पेट्रोकेमिकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जबकि 16% जो है फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स के लिए, 11% एग्रोकेमिकल और रिमेनिंग 1 जो है आपके पास अदर केमिकल के लिए। बाकी टेक्सटाइल और इनऑर्गेनिक के लिए भी 10-7% इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से वर्ल्ड में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कितनी हो रही है वर्ल्ड वाइड, और सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन किस रीजन में मौजूद है। अब आपके स्क्रीन पे है मौजूद के एशिया के अंदर 48% इसकी प्रोडक्शन है। मेजर कंटेंट यहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है और बाकी की आपके पास परसेंटाइल रिप्रेजेंट हो रही होगी। इसी तरीके से बिगेस्ट कंपनीज जो हैं, जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कंपनीज हैं, या स्क्रीन के फ्रंट के नाम शो हो रहे होंगे। एक्सोस नोबल केमिकल्स है, जैसे BR ग्रेस कॉर्पोरेशन, और डिफरेंट डॉक केमिकल पहले पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी लेकिन सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन थी। लेकिन अब ये 2010 से डॉ केमिकल ने अपना सेटअप यहाँ से भी उठा लिया। अब यहाँ पे डॉ केमिकल नहीं काम कर रही, अपना बिजनेस नहीं करती, लेकिन 2008 या 2009 तक इनका बहुत अच्छा बिजनेस था। इनका हेड ऑफिस भी लाहौर में था और ये ज़्यादा जो डील करते थे वो IPA की मैन्युफैक्चरिंग के लिए डील कर रहे होते थे। लेकिन पाकिस्तान की कुछ ऐसे अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज यहाँ से शिफ्ट हो गई हैं। अल्लाह खैर करे, मुस्तकबिल में उम्मीद रख सकते हैं कि ये कंपनीज वापस आएँ। अच्छा, पाकिस्तान में इनकी कंजप्शन कितनी है? अगर 19 ये ग्राफ है, ये 2006 तक का है। इसी ग्राफ को हम अगर एक्सट्रापुलेट करें तो हम करंट ईयर के अंदर भी इसकी डिमांड को एनालाइज कर सकते हैं। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास की क्वांटिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। और 2018 में क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाई जा रही होती है वो बाहर से ही अमूमी तौर पे आती है या उसको मंगवाते हैं, सिवाय आपके पास एक पॉलिस्टर या पॉलीथाइलिन टेरिफेथलेट प्रोड्यूस करने का सिर्फ एक प्लांट मौजूद है, गैट्रॉन नोवाटेक। इसके अलावा आपके पास कोई और ऐसा प्लांट नहीं है कि जो कि फीड स्टॉक डेवलप कर रहा हो। हाँ, डिफरेंट आपके फीड स्टॉक को यूज़ करते हुए, इंटरमीडिएट को मतलब यूज़ करते हुए एक फिनिश गुड बनाया जा रहा है, वो डिफरेंट कंपनीज कर रही हैं। लेकिन क्रूड ऑयल से आपके फिनिश गुड स्टिल कोई कंपनी उसको डेवलप नहीं कर रही या बना नहीं रही, सिवाय नोवाटेक गैट्रॉन के। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो कंपनीज सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं पेट्रोकेमिकल की, तो पाकिस्तान की रैंकिंग आती है 93 नंबर के ऊपर। वो भी 2010 की बात है। 2010 में 0.2 जो है इनका प्रोडक्शन थी और ये जो GDP में इसका शेयर था 0.02% था। इसी तरह अब यूनाइटेड स्टेट टॉप ऑफ द लिस्ट है, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक चेंज हो गई। ये 2010 की बात है। 2021 या 2020 का अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सब पे ही चाइना है। और ऑब्जर्व अगर आप करोगे तो आपको चाइना ही टॉप में मिलेगा। सेकंड यूनाइटेड स्टेट अमूमी तौर पर आता है, सिवाय एक दो केमिकल इंडस्ट्री या डिफरेंट प्रोसेसेस में अभी भी यूनाइटेड तक पहुंचा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी तकरीबन तमाम इंडस्ट्री को चाइना टॉप कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो बाहर से जो मटेरियल सबसे ज़्यादा आता है, जो मंगवाया जा रहा होता है और उसको हम अपने डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे पॉलीइथाइलिन है, पॉलीप्रोपाइलिन है, एक्रिलोनाइट्राइल है, नाइट्राइलिन है, स्टाइरिन है, PVC, PVA। इनकी क्वांटिटीज आपके पास मैट्रिक टन के अंदर 2018 में
इनमें कितना हद तक के चेंजेस आई हैं और इसकी डिमांड काफ़ी बड़ी है। और 2018 से ऑनवर्ड और इसकी डिमांड और मजीद बढ़ी है। रिसेंटली एंग्रो पेट्रोकेमिकल ने और केमिकल ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो आने वाले सालों में पॉलीइथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन के लिए प्लांट वो स्टैब्लिश कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने काफ़ी हद तक बजट भी एलोकेट कर दिया है और रीजन भी एलोकेट कर दिया है कहाँ पर होगा। तकरीबन 10 या 12 साल का ये प्रोजेक्ट है और उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। इनिशियल स्टेज में उन्होंने ये रखा है कि डिफरेंट इंजीनियर्स जो मौजूद है हमारे पाकिस्तान के, वो इसी स्कीम को ऑब्जर्व करते हुए अपनी टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट करें। जिसकी सबसे अच्छी टेक्निकल रिपोर्ट होगी तो वो अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर उनको शामिल भी करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट हैं आपके 16 बैच के, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट है पॉलीथाइलिन पॉलीप्रोपाइलिन प्रोडक्शन का, तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आई थिंक वो सबमिट भी करेंगे इसकी रिपोर्ट को। होप फॉर द बेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहला जो आपका फीड स्टॉक है, हम इंटरमीडिएट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल तो आपने देख लिया, मतलब क्या रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग तो आपने ऑब्जर्व की है कहाँ पे, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। तो वो तो हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। उस पेट्रोलियम रिफाइनरी का जो फिनिश प्रोडक्ट था या जो एंड प्रोडक्ट था, उसको हम यूज करके इंटरमीडिएट या फिनिश गुड बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहला जो हम एक पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें सबसे पहला जो पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक आता है वो है आइसोप्रोपेनॉल। अब इस दौर के हिसाब से जो कोविड की सूरत हाल है और जिस सिचुएशन से 2-2.5 साल से गुजर रहे हैं पूरी दुनिया, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, मतलब कोई हम 10 गुना 20 गुना बल्कि इससे भी ज़्यादा इसकी बढ़ चुकी होगी डिमांड, क्योंकि जितने भी सैनिटाइजर्स मौजूद हैं सबके लिए आइसोप्रोपेनॉल लाजमी तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बगैर कोई सैनिटाइजर बनाया नहीं जाता, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है डिसइंफेक्टेड, एंटीबैक्टीरियल, दूसरे अल्कोहल के बनिस्बत इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वाटर के साथ कम्बिनेशन या मिक्सिंग या मिसिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वजह से इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफ़ी अभी कहना चाहिए कि प्रीशियस प्रोडक्ट है अभी आजकल के दौर के हिसाब से, क्योंकि सैनिटाइजर बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एक मिनट। ओके, अब यहाँ पे इसके हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हैं। ये बेसिकली प्रोड्यूस प्रोसेस से, एक तो प्रोसेस कहलाता है डायरेक्ट हाइड्रेशन का प्रोसेस, एक कहलाता है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का। तो दोनों प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते थे और इनडायरेक्ट हाइड्रेशन के जो प्रोसेस है उसके अंदर काफ़ी इश्यूज, मतलब हेल्थ कंसर्न्स काफ़ी हैं। इनडायरेक्ट
प्रोसेस में इस हाइड्रेशन आपके पास फिजिबल नहीं है या हेल्थ इशू क्रिएट कर सकता है, बिकॉज उसमें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और वो एट द एंड डिफरेंट गैसेस के हिसाब से वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, की वजह से हम डायरेक्ट हाइड्रेशन को प्रेफर करें। इंडस्ट्रीज के अंदर अब डायरेक्ट हाइड्रेशन का प्रोसेस यूटिलाइज किया जाता है। इसके लिए जो फीड स्टॉक है या हमारे पास इनिशियल जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, किया जा रहा होता है अमूमी तौर पे, उसके लिए प्रोपीन भी इस्तेमाल करते हैं। वो डिपेंड करता है आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है। बहुत सारे इन दोनों का मिक्सचर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज दोनों का मिक्सचर भी इस्तेमाल करती हैं। अब फिर इसके बाद जब कंडीशन इसके इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कि रॉ मटेरियल सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे और प्रोसेस किस तरीके से होगा। यहाँ पे पहले तो आप ये रिएक्शन को आप अपने जहन में रखें और इसको याद रखिए कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, प्रोपीन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन नहीं होगा। और कैटलिस्ट वैनेडियम भी इस्तेमाल किया जाता है, प्लैटिनम भी इस्तेमाल किया जाता है। सिलिका सपोर्टेड कैटलिस्ट हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकल होता है। सपोर्टेड कैटलिस्ट के मुतालिक तो आप लोगों ने सीआरई के अंदर उम्मीद है कि पढ़ा होगा कि सपोर्टेड और नॉन सपोर्टेड कैटलिस्ट कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोपेनॉल होगा, आइसोप्रोपेनॉल, जिसे हम सिंपली हम कह सकते हैं कि प्रोपेनॉल है अल्कोहलिक एसिड का अल्कोहल ग्रुप का थर्ड मेंबर। अच्छा, अब यहाँ पर जो रिएक्शन कंडीशन है 425 केल्विन टेम्परेचर और 80 बार प्रेशर होगा, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे। अब इनकी फेजेस क्या होंगे, रॉ मटेरियल किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म रिएक्ट करवाना है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले रीज़न क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हाइड्रेशन प्रोसेस के सिलेक्शन का, तो वो अभी आपको मैंने रीज़न बता दिया है, वही यहाँ पे इन डिटेल लिखा हुआ है। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन क्या होता है और इससे क्या प्रोडक्ट बनती है और एट द एंड प्रोडक्ट क्या आ रही होती है, इंटरमीडिएट भी इसके अंदर प्रोड्यूस होता है और इशू क्या है वो यहाँ पे डिफाइन होगा। डायरेक्ट हाइड्रेशन की प्योरिटी ज़्यादा होती है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन प्रोसेस के बनस्बत। यहाँ पे 90% लिखा हुआ है, लेकिन अब जो प्रोसेसेस आ रहे हैं वो 99% तक प्योर कर रहे हैं और ये काफ़ी मतलब ये कहना चाहिए कि इकोलॉजिकली फ्रेंडली है और इस प्रोसेस को। कैटलिस्ट जो इस्तेमाल किया जाता है वो सपोर्टेड कैटलिस्ट, सिलिका सपोर्टेड कैटलिस्ट, टंगस्टन ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड के साथ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सिलेक्शन है कि डायरेक्ट हाइड्रेशन क्यों हमने यूज़ की, उसका रीज़न भी आपको प्रीवियसली बताया जा चुका है कि एक तो रीज़न ये है कि एसिड का इस्तेमाल नहीं होगा जो कि इकोनॉमिकल भी है और टॉक्सिक भी नहीं होगा, और दूसरा डायरेक्ट हाइड्रेशन के अंदर पानी का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि इनडायरेक्ट हाइड्रेशन के अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं होता। वहाँ पे हम डिफरेंट ट्रेंड से हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास चीप हो जाता है रॉ मटेरियल और लेस टॉक्सिक प्रोसेस है। तो अब डिफरेंट रूट आपके पास मौजूद है जो कि इसके प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। 3 बेसिक हैं और वो भी इनके कंडीशन के ऊपर है, जैसे कि लिक्विड प्रोपीन विथ वाटर इस्तेमाल कर लिया, गैस प्रोपीन विथ वाटर या लिक्विड प्रोपीन एंड स्टीम। ये बेसिकली यहाँ पे ये स्टीम लिखना चाह रहे थे, स्टीम के तौर स्टीम इस्तेमाल कर सकते हैं या गैस प्रोपीन और स्टीम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसके डिफरेंट कंडीशन के ऊपर है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सा सबसे फिजिबल प्रोसेस है, यहाँ पर जो फिजिबली हमें प्रोसेस नज़र आता है वो गैस प्रोपीन नज़र आता है, क्योंकि किसी गैस का लिक्विफाइड कंडीशन के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना, रोटेट करवाना, मोबिलिटी उसकी काफ़ी मुश्किल हो जाती है और काफ़ी कॉस्टली पड़ती है एज कम्पेयर टू गैस की ट्रांसपोर्टेशन। तो हम यहाँ पर या इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर जो आईपीए प्रोड्यूस की जा रही होती है वो गैस प्रोपीन की मदद से की जाती है क्योंकि वो इकोनॉमिकल पड़ता है। और अमूमी तौर पर हमारे यहाँ तो खैर ऐसा मामला है नहीं, तो जितने भी आपके पास रिफाइनरीज हैं उनसे इंटरकनेक्टेड पेट्रोकेमिकल
प्लांट भी लगे हुए होते हैं जो उनके अपने फिनिश गुड से एट द एंड आपके पास प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो गैस प्रोपीन इस्तेमाल की जाएगी और हम फिर इस्तेमाल करेंगे वाटर को, सिजाए के स्टीम की जगह हम वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास मौजूद है। और अगर वाटर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कंडीशन जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, जो आपको प्रीवियसली अभी बताई है 428 केल्विन और 80 बार। तो अगर आप स्टीम भी यूज़ करते हो तो वो भी ठीक है। तो लेकिन आपके पास जो प्रोपीन है वो गैस फेज में हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसकी मोबिलिटी काफ़ी हद तक की आसान होती है। तो डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली है इसकी प्रोसेस फ्लो डायग्राम। आई थिंक आपकी क्लास में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे 2 बजे। और थैंक यू सो मच। मैं आपकी अटेंडेंस, आवाज़ नहीं आ रही। ओके, मैंने आपकी अटेंडेंस डाउनलोड कर ली है। और जो जिनके साथ इशू है कि वो इंटरनेट की प्रॉब्लम का, तो मुझे व्हाट्सअप कर दें अपने रोल नंबर्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज तो मैं उनकी लगा दूंगा प्रेजेंट, लेकिन ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर 2 बजे मुलाकात होती है। और 2 बजे वही रूल होगा कि आफ्टर 15 मिनट्स कोई अलाउ नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने ये बात पहले नहीं बताई थी, इस वजह से अभी की क्लास में तो मैंने छोड़ दिया। कमिंग जो आपके पास नेक्स्ट क्लास 2 बजे है, उसके अंदर यही होगा कि 15 मिनट्स के बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।